हेलो नमस्ते। मेरा नाम है प्रशांत और आपका स्वागत है ड्यू सब में। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस चैनल को चुना है पढ़ाई करने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रियम्बल के बारे में। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। आई एम श्योर आप लोग सारे लोगों को पता होगा प्रियम्बल, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, स्कूल टाइम से ही। तो ये प्रियम्बल है और हमारा हर एक एनसीईआरटी बुक के स्टार्टिंग में होता है। तो आज हम लोग हर एक कुछ पढ़ लेंगे। इस प्रियम्बल में आप जितना सारा कुछ भी देख रहे हो ना, हर एक कुछ के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये वर्ड जो प्रियम्बल है ना, इसका मीनिंग और ये वर्ड आया कहाँ से है। तो सबसे पहले कुछ भी आप जब भी पढ़ते हो ना, तो आपको सबसे पहले वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। आपको जब वर्ड मीनिंग पता होगा तभी तो आप आगे समझ पाओगे ना चीज़ों को। तो देखिए, ये जो वर्ड है ना प्रियम्बल, ये एक्चुअली है इंग्लिश वर्ड। अभी जो हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं ना, ये है इंग्लिश वर्ड। और ये वर्ड आया है लैटिन से। कहाँ से आया है? लैटिन से, ध्यान रखना। और लैटिन कौन सा वर्ड से आया है? तो प्रियम्बलस वर्ड से ये आया है हमारा प्रियम्बल। तो प्रियम्बलस वर्ड से बना है हमारा प्रियम्बल, जिसका मीनिंग क्या होता है? इंट्रोडक्शन और प्रीफेस, या फिर आप कहीं पे देखोगे ये भी लिखा हुआ होता है टू गो बिफोर। ठीक है, तो ये भी मीनिंग होता है प्रियम्बलस का। अब ये प्रीफेस का क्या मतलब है? आप लोग सारे लोग बुक के सबसे फ्रंट पेज में आप देखते हो ना, यहाँ पे प्रीफेस ऐसे करके लिखा हुआ होता है। आखिर ये प्रीफेस क्या होता है ना? जैसे आप बुक में भी देखोगे तो आपको प्रीफेस मिलेगा। आखिर ये प्रीफेस क्या होता है ना? तो ये जो प्रीफेस होता है ना, प्रीफेस एक्चुअली इंट्रोडक्शन होता है किसी भी बुक का। और इसमें क्या होता है, इसमें ये एक्सप्लेन करा होता है कि आखिर ये जो बुक है किस बारे में है, इस बुक का क्या ऑब्जेक्टिव है ना, बुक का अबाउट। और इस बुक का क्या एम्स है, क्या आइडियाज़ है, क्या प्रिंसिपल है, ये सारा कुछ प्रीफेस में मेंशन होता है। ऑलमोस्ट सारे बुक का प्रीफेस में बुक का इंट्रोडक्शन समझ लो इसमें होता है। ठीक है, तो ये तो अपने को समझ में आ गया कि प्रीफेस और इंट्रोडक्शन मीनिंग होता है। सेम इसी तरह से ये समझ लो, समझ क्या लो, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बुक है। और तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी तो प्रीफेस होगा ना। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रियम्बल। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये प्रियम्बल है ना, ये क्या हो गया? एक तरह से इंट्रोडक्शन हो गया। किसका? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये प्रियम्बल हो गया एक तरह से इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। ठीक है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। और जब ये आप पढ़ोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि जब ये आप पढ़ोगे प्रीफेस या प्रियम्बल, जब भी पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये जो बुक है किस बारे में है, इसका क्या एम्स है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है, क्या आइडियाज़ है। ये सारा कुछ आपको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग प्रियम्बल का थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ प्रियम्बल। देखिए, जब आप कोई भी एक्ट को देखेंगे ना, कोई भी लेजिस्लेशन को देखेंगे, तो वहाँ पे प्रियम्बल आपको मिलेगा। कोई भी एक्ट, यहाँ पे मैं दो एक्ट को आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप दो एक्ट देख पा रहे होंगे, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और एक आप देख रहे होंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ये दोनों में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन के पास मिल रहा होगा प्रियम्बल। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, सारे लेजिस्लेशन, सारे एक्ट में आपको प्रियम्बल मिलेगा। ठीक है, आपको थोड़ा मैं ये भी दिखा देता हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल है। तो हर एक एक्ट और लेजिस्लेशन का क्या होता है? प्रियम्बल। तो ध्यान रखना, प्रियम्बल क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है। बेसिकली किसी भी एक्ट या लेजिस्लेशन का इंट्रोडक्शन होता है। और इसमें क्या लिखा हुआ होता है? प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव, आइडियाज़, ये सारा कुछ लिखा हुआ होता है। जब आप ये पढ़ोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसका क्या प्रिंसिपल है, क्या आइडियाज़ है। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा।
तो किसी भी एक्ट का जब आप प्रियम्बल देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा आखिर उस वो एक्ट किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, सिंपल सा एकदम आसान भाषा में समझ लो। जब भी आप प्रियम्बल देखोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा आखिर वो लेगिस्लेशन या फिर वो एक्ट किस बारे में है। ये जब आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा प्रियम्बल पढ़ने के बाद। प्रियम्बल के बारे में कुछ लोगों का क्या क्या कहना है मैं आपको बताता हूँ। प्रियम्बल को बोला जाता है सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्रक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला जाता है। यहाँ पे 3 पर्सन का मैंने पिक्चर लगाया है। इनका नाम है ठाकुर दास भार्गव। ये क्या बोलते थे, प्रियम्बल जो होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन का सोल होता है। और नानी पालकी वाला को आप लोग सारे लोग जानते होंगे यदि आप लोगों ने केशवानंद भारती का केस यदि पढ़ा हो तो। और ये काफ़ी बड़े लॉयर थे, जूरिस्ट थे। इनका क्या कहना था कि प्रियम्बल जो होता है ये आइडेंटिटी कार्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये के एम मुंशी साहब का कहना था पॉलिटिकल हॉरोस्कोप होता है। कौन? प्रियम्बल। थोड़ा सा हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं प्रियम्बल का। तो प्रियम्बल सबसे पहले, ये जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है ना ये यूएस लाया था। ठीक है, सबसे पहले ये प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट किसने लाया था? यूएस लाया था। और इसके बाद हम लोग सारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो नहीं, मतलब काफ़ी सारा कंट्रीज धीरे धीरे इसको फॉलो करने लगा ये ट्रेंड को। और इसके बाद हम लोग भी इसमें से एक थे। तो हम लोगों ने भी यूएस को देख करके हम लोगों ने भी प्रियम्बल को अडॉप्ट किया। ठीक है, और थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। हमारा जो प्रियम्बल है, आपको जहाँ तक पता भी होगा शायद सारे काफ़ी लोगों को, प्रियम्बल किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। और इसको ड्राफ्ट और मूव कौन करवाए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक्सेप्ट कर लिया था। और आपको थोड़ा लंबा होगा वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट, जहाँ पे करा जा सकता है वहाँ मैं फास्ट थोड़ा बोलूँगा। ठीक है, और इसको हम लोग एक बार अमेंड किए थे। किसके द्वारा अमेंड करा गया था? ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। ठीक है, जिसमें कि 3 वर्ड ऐड करा गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, इसके बारे में आगे मैं डिटेल्स में बात करूंगा। सोशलिस्ट कहाँ पे लगाया गया, सेकुलर कहाँ पे, इंटीग्रिटी कहाँ पे ऐड हुआ, ये सारा कुछ मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। देखिए, आप लोगों को प्रियम्बल ध्यान में नहीं रहता है, आप लोग भूल जाते हो। तो अभी जो मैं आपको 5-7 मिनट बताने वाला हूँ ना, यदि आप ये पूरा देख लिए, सुन लिए, तो डेफिनेटली आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि याद नहीं होता या फिर भूल जाते हैं। तो याद करने का पहली बात तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। मैं जो अभी आपको एक टेक्निक दूंगा, ये टेक्निक का आपको यूज़ करना है, बस आपको ऑटोमेटिक ये दिमाग में सेट हो जाएगा। देखना कैसे। तो इसके लिए एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं 3 C's। ये 3 C's आप इसको ध्यान रखो तो आपका ये काम हो जाएगा। देखो, 3 C's ऐसे भी आपसे हम पूछते हैं सबसे पहले कौन, तो हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहले हमारा देश, सबसे पहले हमारा देश। तो सबसे पहले हो गया कंट्री। उसके बाद फिर हम लोग देन सिटीजन। फिर देखो फर्स्ट सी, सेकेंड सी एंड देखो थर्ड सी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली। थर्ड सी हो गया कंस्टिट्यूएंट कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ये 3 सी आपको ध्यान रखना है। जब आप देखते होंगे ना प्रियम्बल को गौर से, तो आपको कुछ दिखता होगा कि सबसे पहले बात हो रही है, सबसे पहले बात हो रही है कंट्रीज के बारे में। उसके बाद आपको कभी कभी दिखता होगा कि बात हो रहा है यहाँ पे सिटीजन्स के बारे में। जब आप गौर से देखेंगे तो ही नज़र आएगा। फिर उसके बाद जब आप नीचे देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात हो रहा है। देखिए, आप पहला लाइन पढ़िए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉमली रिजॉल्व
टू कंस्टिट्यूट इंडिया। बेसिकली अच्छा, ये जो हमारा देश है भारत, इस भारत को, इंडिया को किसने बनाया? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने बनाया। कैसा बनाया, है ना? टू रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया, कैसा देश बनाया हम लोगों ने? अभी तो मैं बोल रहा हूं कि हम लोगों ने बनाया, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने देश को बनाया। तो कैसा बनाया? कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो हम लोगों ने इंडिया को, भारत देश को सॉवरेन बनाया, सोशलिस्ट बनाया, सेकुलर बनाया, डेमोक्रेटिक बनाया एंड रिपब्लिक बनाया। कितना सिंपल है। हम लोगों ने, विद द पीपल ऑफ इंडिया ने क्या बनाया? सबसे पहले देखो, कंट्री के बारे में बात हो रहा है ना, तो कंट्री को कैसा बनाया हमने? सॉवरेन बनाया, संप्रभुता जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो, सोशलिस्ट समाजवाद, है ना? तो धर्मनिरपेक्ष ऐसा देश बनाया, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। ऐसे करके आप हिंदी भी थोड़ा देख लेना इसका, ठीक है? देखो, देश बनाए, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात किए? कंट्री के बारे में। कितना आसान है, सबसे पहले कंट्री के बारे में। तो अब सवाल है कि देश तो बना लिए, अब देश बना के हम लोग क्या करेंगे? देश में कौन रहता है? हम लोग घर क्यों बनाते हैं? घर में कौन रहता है? घर किसके लिए बनाते हैं? लोगों के लिए। तो देश किसके लिए बनाते हैं हम लोग? सिटीजन्स के लिए। अब देश बना के हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग देश बना करके हमारा जो सिटीजन होगा ना, सिटीजन्स को हम लोग सिक्योर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? सिटीजन्स को सिक्योर करेंगे, ठीक है? अब सवाल ये है कि ठीक है सर, आप बोल रहे हो सिटीजन्स को सिक्योर करेंगे, तो सिटीजन्स को कैसे सिक्योर करेंगे? तो हम लोग सिटीजन्स को सिक्योर करेंगे जस्टिस दे करके, लिबर्टी दे करके, इक्वलिटी दे करके, ठीक है? ये सब दे करके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिटीजन्स को सिक्योर करेंगे। अब देखो, जस्टिस भी कैसा जस्टिस, कैसा जस्टिस? तो हम लोग देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब लिबर्टी भी है ना, तो किस चीज का लिबर्टी? आजादी चाहिए, तो किस चीज का आजादी देंगे हम अपने सिटीजन्स को? लिबर्टी किस चीज का देंगे? तो लिबर्टी देंगे हम लोग थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का एंड वर्शिप का। अब देखो, इक्वेलिटी भी देंगे सिटीजन्स को हम लोग। तो इक्वेलिटी किस चीज का देंगे? हम लोग इक्वेलिटी देंगे अपने सिटीजन्स को स्टेटस का एंड अपॉर्चुनिटीज का। देखो, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस का। तो अब देख रहे हो क्या हो रहा है। इसके बाद देखो, जस्टिस तक, जस्टिस दे दिए हम लोग, लिबर्टी दे दिए एंड इक्वलिटी दे करके हम लोग पीपल्स, सिटीजन्स को सिटीजन्स को हम लोग क्या किया? सिक्योर कर दिए। इसके बाद देखो, यहाँ पे काफी ध्यान से पढ़ना आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ प्रमोट। अब हम लोग सिक्योर नहीं करेंगे फ्रेटर्निटी को, हम लोग क्या करेंगे? फ्रेटर्निटी मतलब पता है ना आपको, ब्रदरहुड। तो ये जो ब्रदरहुड, भाईचारा का जो भावना है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, ठीक है? ये हम लोग सारे लोगों के बीच में इसको हम लोग प्रमोट करेंगे, ठीक है? फ्रेटर्निटी को हम लोग प्रमोट करेंगे। इसके बाद वाला लाइन पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। जैसे देखो, हमारे देश का यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है ना, उसी तरह से हमारे देश में हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन का डिग्निटी का रिस्पेक्ट करा जाएगा, और हर एक पर्सन को यहाँ पे डिग्निटी एश्योर करेंगे हम लोग। हमारे देश में जितने भी सिटीजन्स, हर एक सिटीजन्स का डिग्निटी को हम लोग एश्योर करेंगे, जैसे हमारे देश का यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है। कितना बड़ा बात लिखा हुआ है, देखो, हर एक आदमी का रिस्पेक्ट करा जाएगा हमारे देश में। तो आप देखें ना, सबसे पहले ऊपर में किसके बारे में बात हो रहा था? यहाँ पे सर कंट्री के बारे में बात हो रहा था। यहाँ पे आप तभी से हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सिटीजन्स के बारे में। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? सिटीजन्स के बारे में। सिटीजन्स को क्या करेंगे हम लोग? सिक्योर करेंगे। किस चीज दे करके सिक्योर करेंगे? जस्टिस दे करके, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी दे करके नहीं सिक्योर नहीं करेंगे हम लोग,
फ्रेटर्निटी प्रमोट करेंगे, आप ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब देखिए आप लोग, लास्ट में मैंने अब क्या बताया था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात हो रहा है, थर्ड सी कंस्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या किए, अपने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, अपने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में हम लोग क्या किए, 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं एंड खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे देते हैं। कितना सिंपल और कितना अच्छे से लिखा हुआ है। इस दिन 26 ऑफ नवंबर 1949 को हम लोग क्या करते हैं, आप ना, मैं शायद किसी कहीं ना कहीं पे मैं ये तो ज़रूर पढ़ा हूँ कि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले अडॉप्ट है, ये इनैक्ट है या फिर गिव है। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले अडॉप्ट होता है, फिर इनैक्ट करेंगे, फिर हम लोग गिव। तो ये जो सीक्वेंस है ना, इसको भी आप ध्यान रखना कौन किसके बाद है, ठीक है, AEG। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, फिर इनैक्ट, फिर खुद को कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। तो आप एक बार फिर से इसको हम लोग रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात हो रही है, कंट्री के बारे में। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने क्या किया, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया, बनाया। कैसा बनाया, तो अभी बताया मैंने। अच्छा देखो, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग रिजोल्यूशन ले रहे हैं। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिजोल्यूशन ले रहे हैं कि हमारा कंट्री ना ऐसा होगा। आप देख रहे हो तीन पार्ट में आपका तीन पार्ट में प्रियम्बल है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंट्री का रिजोल्यूशन ले रहे हैं कि हमारा कंट्री ऐसा होगा। दूसरा में देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं कि जब हमारा देश बन जाएगा तो हम अपने सिटीजन्स को, हम अपने नागरिक को क्या करेंगे, ये सब चीज देंगे। तो सेकंड पार्ट में क्या बात हो रही है, प्रॉमिस करा जा रहा है ना, प्रॉमिस करा जा रहा है कि फ्यूचर में आपको हम ऐसा देंगे। तो जब टेंस देखोगे तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फ्यूचर में आपको ये सब चीजें मिलेंगी। और हम लोग देश को कैसा यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात करें, कॉन्स्टिट्यूट, देश बना रहे हैं, देश बना रहे तो प्रेजेंट में ही बना रहे हैं ना, तो कौन सा टेंस होगा यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको ये सब चीजें मिलेंगी। उसके बाद देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑलरेडी हम लोगों ने बैठ के वहां पे अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया, खुद को दे दिया, दे दिया, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वी डिड इट। तो क्या हो गया, ये पास्ट टेंस। तो आप इसको ध्यान रखना, ये हो गया पास्ट। और यहां पे हम लोग क्या किए, डिक्लेयर कर दिए हैं, थर्ड पार्ट हो गया आपका डिक्लेरेटरी। तो आप इसको ध्यान रखना कितना सिंपल है। सबसे पहले हम लोगों ने, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने क्या किया, देश को बनाया। कैसा बनाया, देश बना के क्या किए हम लोग, अपने सिटीजन्स को सिक्योर किए और अपने सिटीजन्स के बीच में फ्रेटर्निटी, भाईचारा को प्रमोट किए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कितना आसान है। ये 3 चीज़ आप ध्यान रखोगे ना, आप कभी नहीं भूलोगे। मैं तो नहीं भूलता हूँ, तो आप भी नहीं भूलोगे, है ना। तो आप, अब हम लोग हर एक वर्ड को, जितना सारा आप वर्ड यहाँ पे देख रहे हो ना, हर एक वर्ड को अब हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब डिटेल में, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो को देख रहे हो ना, तो यार वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो प्लीज़ यदि आपसे हो सके तो एक कमेंट कर दो। आपके एक कमेंट से इतना मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को वीडियो बनाने का, प्लीज़। और यार चलो ठीक है, कमेंट नहीं हो पाता, कम से कम यार ये लाल बटन है, इसके साथ खेल जाओ ना यार, क्या दिक्कत है। बस कुछ भी तो करना नहीं है, बस ऐसे करके सब्सक्राइब कर देना, ना ही पैसा लग रहा है ना ही कुछ लग रहा है, तो यार प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब। एक सब्सक्राइबर बढ़ने से भी काफ़ी खुशी मिलता है, तो थैंक यू, प्लीज़ करना। चलिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, देखिए यहाँ से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रियम्बल का कंपोनेंट्स और इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। आपको मैं इंग्रेडिएंट्स समझाता हूँ क्या होता है। आप सब्जी बनाते हो ना, सब्जी बनाने के टाइम क्या होता है, आप काफ़ी कुछ डालते हो सब्जी में, तो उसको हम लोग इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। काफ़ी कुछ आप रखते हो, जैसे कि धनिया हो गया, है ना,
और क्या बोलते हैं उसको, मिर्ची हो गया, यार मैं तो नाम भी भूल रहा हूँ, जीरा हो गया। तो ये सारा कुछ को आप जब सब्जी में डालते हो तो सब्जी बनता है। तो सब्जी के लिए ये सब क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है, इंग्रेडिएंट्स होता है। तो सेम इसी तरह से हमारा जो प्रियम्बल है ना, हमारा प्रियम्बल का भी 4 कंपोनेंट है। हमारा प्रियम्बल का कितना कंपोनेंट है, हमारा प्रियम्बल का भी 4 कंपोनेंट है। तो हम लोग देखते हैं हमारा प्रियम्बल का भी 4 इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या सब है उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है ना, हमारा जो कंपोनेंट है वो है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कौन है, हम लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या है, हमारा सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद देखो दूसरा कंपोनेंट हमारा प्रियम्बल का क्या है, दूसरा कंपोनेंट हमारा प्रियम्बल का है नेचर ऑफ द स्टेट। हमारा जो इंडियन स्टेट है, हमारा जो इंडिया का स्टेट है, इसका नेचर कैसा है। देखो आप, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था हमारा देश का नेचर कैसा है, सॉवरेन है, दूसरा पेन ले लेते हैं, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये क्या है, हमारा नेचर है स्टेट का। तो हम लोग दूसरा देख लिए इंग्रेडिएंट्स, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। आपसे कोई पूछेगा तब बता दोगे इसको, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है ना। अब देखिए, आपसे कोई यदि पूछेगा, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या इंग्रेडिएंट्स है, हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हम लोग को देश बना के, फिर देखिए वो जो मैंने आपको 3 C's बताया ना, आप उसको बस ध्यान रखना। हम लोगों को क्यों हम लोगों ने क्या किया था, 3 C's बनाया था वहाँ पे। दूसरा किसके बारे में पढ़े थे हम लोग, सिटीजन्स के बारे में। हम लोगों ने क्यों देश बनाया, देश बनाने के बाद हम लोग सिटीजन्स को क्यों दिए थे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, सिक्योर करना, है कि नहीं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या सब था, हम लोग क्या सिक्योर कर रहे थे, तो आप ध्यान रखना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब जो आप देख रहे हो ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। हमारा भी तो यही ऑब्जेक्टिव था ना, कि हमारा जो सिटीजन्स है उसको जस्टिस मिले, उसको लिबर्टी मिले, उसको इक्वलिटी मिले, यही तो हम लोग चाहते थे। हम लोग क्या चाहते थे, देश बनाए, देश को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर बनाए, और उस देश के जो नागरिक हो, उस देश के जो सिटीजन्स हो, उसको क्या मिले, जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले एंड इक्वलिटी मिले। यही तो चाहते थे, यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव था ना। तो हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट्स भी खत्म। चौथा इंग्रेडिएंट्स क्या है, डेट ऑफ एडॉप्शन। ये देखो, यहां पे देखो आप, ये रहा हमारा डेट ऑफ एडॉप्शन। और ये क्या बताता है, किस दिन हम लोग अडॉप्ट किए। तो 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हम लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे देते हैं। कहाँ पे, इन आर कंस्टिट्यूएंट असेंबली। आप इसको ध्यान रखना। तो टोटल कितने कंपोनेंट हुए हमारे प्रियम्बल के, तो हमारे प्रियम्बल के टोटल 4 कंपोनेंट हुए। ठीक है, पहला क्या पढ़े थे, यहाँ पे पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा नेचर, तीसरा क्या पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव, एंड चौथा डेट ऑफ एडॉप्शन। बस खत्म। अब हर एक वर्ड जो है ना हमारा प्रियम्बल में, अब ये जितना सारा वर्ड देख रहे हो ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सारे वर्ड को 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट आप देखो, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये वीडियोस यदि आप देख लेना, तो जो भी आपका जितना सारा वर्ड है ना, एक में भी डॉट नहीं बचेगा। ठीक है, जितना भी डाउट होता है आपको सब खत्म हो जाएगा। चलो फिर देखते हैं हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो आप देखते हो ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हमारे प्रियम्बल में, ये हम लोग कहाँ से लिए आपको पता है, ये हम लोग यूनाइटेड स्टेट से लिए। अब जब यूनाइटेड स्टेट्स का प्रियम्बल देखोगे, देखो ये यूनाइटेड स्टेट का प्रियम्बल है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट,
यहीं से हम लोग लिए हैं, ठीक है। और ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना, ये क्या दिखाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स दिखाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है। ये दिखाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथोरिटी है कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथोरिटी कहाँ से मिला है, तो यहाँ से मिला है, पीपल ऑफ द इंडिया से मिला है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया है, तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया है। कैसे बनाया था पता है ना आपको, कहाँ बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बना था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स थे ना, उन्होंने बनाया था। वो लोग किसके बिहाफ में बनाए थे, ये वी द पीपल्स ऑफ के बिहाफ में, हम लोगों के बिहाफ में, हमारे पूरा जो देश का जनता था उस टाइम का, उसके बिहाफ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे जितने सारे मेंबर्स थे, इन्होंने फ्रेम किया था क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, बेसिकली ये सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को शो करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जनरली यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो आप इसको ध्यान रखना, ये हम लोगों ने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब देखिए इसके बाद नया टर्म है सॉवरेन। आई एम श्योर सारे लोगों ने सुना होगा सॉवरेन एक ना एक बार ज़रूर। ये सॉवरेन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमारा जो कंट्री है ना, हमारा कंट्री कौन, इंडिया, कि ये ना ही किसी पे डिपेंडेंट है ना ही किसी का डोमिनियन है। हम लोग पहले किसके डोमिनियन थे, हम लोग पहले ब्रिटिश के डोमिनियन थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हम लोग ब्रिटिश के डोमिनियन है, नहीं, हम लोग ना ही किसी पे डिपेंडेंट है और ना ही हम लोग किसी के डोमिनियन है। तो हम लोग क्या है, हम लोग इंडिपेंडेंट नेशन है। ध्यान रखना, हम लोगों के ऊपर कोई ऑथोरिटी नहीं है। हम लोग अपना जो इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर है, ये हम लोग फ्री हैं कंडक्ट करने के लिए, हम लोग खुद से कंडक्ट कर सकते हैं, हमें किसी का ज़रूरत नहीं है। हमारा जो लेजिस्लेचर है इंडिया का, हमारा जो इंडियन लेजिस्लेचर है, उसके पास पावर है लॉ को इनेक्ट करने का। पीछे कुत्ता बोल रहा होगा, उस पर ध्यान नहीं देना है, उसका काम है रात को भूखना और हम लोगों का काम है पढ़ना, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इसको, हमारा जो ये लेजिस्लेचर है ना, इसके पास पावर होता है लॉस को इनेक्ट करने का कंट्रीज़ में, ठीक है। और इनके पास भी कुछ लिमिटेशन होता है, एक लिमिटेशन में रह के ही ये लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग करते हैं, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसके बाद एक नया टर्म पे हम लोग चलते हैं, सोशलिस्ट। ये थोड़ा पेचीदा टर्म है, आप थोड़ा आराम से और अच्छे से सुनना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आता है। देखिए ये टर्म मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये टर्म कब ऐड हुआ था, ये टर्म ऐड हुआ था 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा गया था सोशलिस्ट टर्म। देखो ऐसा नहीं है कि ये 1976 से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये टर्म जो था ना, सोशलिस्ट टर्म तो नहीं था, लेकिन इसका जो कंटेंट है ना, ये एक सोशलिस्ट का बेसिकली सोशलिस्ट था। किस फॉर्म में था, ये था कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ये डीपीएसपी के फॉर्म में था, इसको आप ध्यान रखना है। और हमारे यहाँ जो आपको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सॉरी आपको सोशलिस्ट याद आ गया, वो कौन, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट। हम लोग कम्युनिस्ट सोशलिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वैसे इस पे तो 2-3 दिन भी बोला जा सकता है सोशलिज्म पे। खैर ये जो टर्म है ना सोशलिस्ट, यहाँ पे किस सेंस में हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के टर्म में। हमारा एक अपना ही ब्रांड का सोशलिस्ट है, हमारा अपना ही ब्रांड सोशलिज्म का ब्रांड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को यदि आपको मैं आसान भाषा में यदि समझाऊं तो इसका क्या मतलब है, मान लो सोसाइटी है, सपोज कर लो, चलो ये मान लो सोसाइटी है, ठीक है। यहाँ पे 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, और ये पूरा सोसाइटी का मान लो रेवेन्यू है कितना, 100 रुपया, पूरा सोसाइटी के पास 100 रुपया है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का क्या कहना होता है, सबों को कितने रुपए बांट दो, 10-10 रुपया, सबके बीच में इक्वल शेयर कर दो, वेल्थ का इक्वल शेयर। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या बोलते हैं, ये 10 लोगों को 10-10 रुपया दे दो, इक्वल शेयर कर दो,
डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में यही कहना होता है, वेल्थ का शेयर कैसा होना चाहिए सोसाइटी में, इक्वली होना चाहिए। इनका मानना होता है कि सोसाइटी में किसी एक पर्सन के हाथ में ज़्यादा पावर या फिर ज़्यादा वेल्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये किनका किनका मानना है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का आइडियोलॉजी है ये। आप ध्यान रखना कि कुछ ही लोग के हाथ में सारा वेल्थ ना हो, ये सोसाइटी में सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा ये सोशलिस्ट लोगों का है। और इनका क्या कहना होता है कि कंट्री में, मान लो ये कंट्री है, तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इस पे किसका रेगुलेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट का। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे किसका रेगुलेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट का। और देखो इसका जो ऑनरशिप होता है, जो भी कंट्री में लैंड एंड इंडस्ट्रीज होता है, इसका ऑनरशिप पे भी रेगुलेशन किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का रेगुलेशन क्यों होना चाहिए, अभी मैं बताता हूँ। और देखिए सोशलिस्ट लोगों का क्या मानना है कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है ना, इसका भी एबोलिशन हो जाए, प्राइवेट प्रॉपर्टी ये ना हो। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जो भी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका नेशनलाइजेशन होना चाहिए, इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, आप लोग मिक्स्ड इकोनॉमी जानते हो ना, आई थिंक आप लोग जानते हो। यहाँ पे फिर वही बात लिखा हुआ है हमारे यहाँ, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपना इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है। हम लोग कम्युनिस्ट सोशलिज्म, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म में हम लोग बिलीव नहीं रखते हैं। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बता रहा था ना कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा बिलीव करता है। फेथ इनका किसमें है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, जहाँ पे प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों को ऑनरशिप हो। इसका क्या मतलब है कि हॉस्पिटल मान लो एक अपोलो भी हो और प्लस एक सरकारी अस्पताल भी हो, ये मतलब हुआ बेसिकली दोनों ऑनरशिप में चले, प्राइवेट प्लस पब्लिक, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है ऑनरशिप थोड़ा सरकार के पास और थोड़ा गवर्नमेंट के पास। ऐसा नहीं कि सेंट्रल प्लान में क्या होता है, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में कि सारा जो भी प्रोडक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। यहाँ पे मिक्स के क्या मतलब है कि प्राइवेट भी प्लस गवर्नमेंट दोनों, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना, वही तो मैं बोल रहा था ना, इस पर काफ़ी लंबा बोला जा सकता है, ठीक है। और ये जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को क्या, इसका एम क्या बताया है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से क्या ख़त्म होता है, पॉवर्टी ख़त्म होता है, इग्नोरेंस, डिजीज, इनइक्वलिटी जो होता है, इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो हमारा। और ये जो हमारा सोशलिस्ट है ना, ये किसके तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, ये गांधीज्म की तरफ, ठीक है। गांधी जी क्या बोलते थे, यदि 100 रुपया है तो सबके बीच में इक्वल ये बंटना चाहिए। तो अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको बताया, तो गांधी सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा हम लोग का झुकाव है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। खैर नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, सेकुलर। देखिए ये जो टर्म है ना सेकुलर, ये भी ऐड कब करा गया था, ये भी ऐड करा गया था 1976 में, किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। सेकुलर वर्ड का ही मतलब होता है कि कोई भी स्टेट, मान लो ये स्टेट है, तो इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं हो। जैसे सऊदी अरबिया है ना, तो सऊदी अरबिया कंट्री का अपना ऑफिशियल रिलीजन है, इस्लाम वहाँ का ऑफिशियल रिलीजन, लेकिन हमारे कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन है नहीं। तो सेकुलर मीन्स क्या होता है, यदि मान लो हम लोग बोलते हैं ये इंडिया है और हमारा इंडिया सेकुलर है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा इंडिया का कोई स्टेट ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। यदि ये सऊदी अरबिया है, यहाँ का, ये सऊदी अरबिया है, यहाँ का स्टेट रिलीजन इस्लाम है, तो क्या आप इसको सेकुलर बोलोगे, नहीं बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ समझ गए कि सेकुलर मीन्स होता है स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला रहता है, आप वहाँ पे जाओ, लिखो जो भी प्रॉब्लम हो,
ठीक है, या फिर मेरा इंस्टा आईडी मैं लास्ट में दे देता हूँ, तो आप वहाँ भी मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। यदि कोई प्रॉब्लम हो मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा वहाँ पे। और देखो, ये जहाँ पे सेकुलर होता है ना, इसका क्या मतलब होता है, सारा सिटीजन्स जो हमारे कंट्री में जो सिटीजन्स होते हैं ना, इनको बेसिकली ये इनको अलाउ रहता है कि आप अपना जो रिलीजन है इसको प्रोपगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं। सेकुलर कंट्री में ये होता है। अब बस ये ध्यान रखना ना, सेकुलर मीन्स कि स्टेट हैज़ नो रिलीजन, बस इसको ध्यान रखना। इसके बाद एक टर्म है डेमोक्रेटिक। इसका मेरे पास नोट्स था तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया, कौन उतना लिखेगा, है ना। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। यदि आप देख रहे हो ना तो प्लीज़ लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, हो सके तो कमेंट कर दो एक। डेमोक्रेसी क्या होता है, सबसे पहले डेमोक्रेटिक को समझने के लिए ना, बेसिकली डेमोक्रेसी ही डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेसी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। खैर, तो डेमोक्रेसी आपको पता है ना, कॉमन पीपल का रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में किसका रूल होता है, कॉमन पीपल का। डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड से आया है, डेमोस प्लस क्रेटोस, जिसका मतलब होता है कॉमन पीपल रूल, आपको पता है। डेमोक्रेसी में सुप्रीम पावर किनके पास होता है, पीपल के पास होता है। तो यदि हम लोग बोलते हैं ये इंडिया है और यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यदि हम लोग ऐसा बोलते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे किसका रूल हुआ, यहाँ पे कॉमन पीपल का रूल हुआ। ठीक है, आप ध्यान रखना। और ये जो डेमोक्रेसी क्या होता है, एक बार फिर और भी मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। डेमोक्रेसी बेसिकली एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। आ, हाँ, डेमोक्रेसी क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, ये रिप्रेजेंटेटिव ये कॉमन पीपल के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कौन हुआ, आप लोग ये एमपी सुनते हो ना, एमपीज एमएलए, ये सब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसको इलेक्ट कौन करता है, हम लोग, कॉमन पीपल, जनता करता है ना। तो आप ध्यान रखना, इसको इलेक्ट कौन करता है, कॉमन पीपल। तो डेमोक्रेसी उसी को बोलते हैं। डेमोक्रेसी बेसिकली एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको इनको इसको इलेक्ट कौन करता है, इसको इलेक्ट करते हैं ये कॉमन पीपल। बस सिंपल। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। अब देखो, ये कॉमन पीपल के द्वारा चूज करे गए हैं, तो किसका रूल होगा यहाँ पे, इसके द्वारा ये चूज किए करे गए हैं, तो रूल किसका होगा, इसी का होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी में किसका रूल होता है, पीपल का रूल होता है। और डेमोक्रेसी यार टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। डेमोक्रेसी दो फॉर्म होता है डेमोक्रेसी का। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, जहाँ पे पावर डायरेक्ट पीपल्स के पास होता है। स्विट्जरलैंड का केस में आप देखोगे ना, मान लो कि कोई रूल बनाना है, सपोज कर लो कि स्विट्जरलैंड है ये फिर टाइम लग जाएगा। मान लो ये स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे कोई रूल बनाना है, तो रूल बनाने के लिए हर एक पीपल से यहाँ पे कंसेंट लेना होता है। यहाँ पे पीपल डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या 130 करोड़ जनता से पूछा जाता है, नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, हम लोग क्या करते हैं अपने यहाँ, ये पार्लियामेंट में हम लोग किसको भेजते हैं भाई, एमपी को भेजते हैं। ये हमारे बिहाफ में जा करके यहाँ पे क्या करता है, रूल बनाता है। 130 करोड़ आदमी से पूछा जाता है क्या क्या भाई साहब ये रूल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, 130 करोड़ आदमी अपने एमपीज को अपने बिहाफ में चुन लेते हैं और इनको हम लोग पार्लियामेंट भेजते हैं। फिर ये हमारे बिहाफ में ये रूल बनाता है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जैसे कि आप इधर देख पा रहे होगे, यहाँ पे देखो, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, देखो ये जो रूल है ना, ये रूल क्या 130 करोड़ पीपल बना रहा है क्या,
डायरेक्ट तो हम लोग नहीं बना रहे हैं, हम लोग ने इनको चुना, ये एमपी को चुना, ये हमारे लिए रूल बनाते हैं। बेसिकली रूल तो हम ही बना रहे हैं, लेकिन कैसे? इनडायरेक्ट। तो इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया स्विट्जरलैंड के केस में क्या था, स्विट्जरलैंड में कोई रूल बनाना है, कोई रूल बनाना है तो डायरेक्ट जो स्विट्जरलैंड के जनता है ये रूल बनाने में यहाँ पे पार्ट लेती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हम लोग डायरेक्ट पार्ट करते हैं? नहीं करते हैं। हमारे यहाँ हम लोग चुनते हैं किसको? रिप्रेजेंटेटिव को, फिर वो जाके हमारे लिए रूल बनाता है। अब ध्यान रखना, तो रिप्रेजेंटेटिव ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। और ये भी दो तरह का होता है, एक होता है प्रेसिडेंशियल और एक होता है पार्लियामेंट्री। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोगों को कैसा देता है, हम लोग कैसा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ कैसा इनडायरेक्ट है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री है। जैसे यूएस में कैसा है? प्रेसिडेंशियल है, ध्यान रखना। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का डेमोक्रेटिक का कैरेक्टर क्या होता है? डेमोक्रेटिक का कैरेक्टर क्या होता है? किसको बोलेंगे हम लोग डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेसी उसको बोलेंगे जहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हो, मतलब सफरेज हो। इसका क्या मतलब है? यदि कोई पर्सन 18 प्लस है तो उसके पास वोटिंग राइट हो। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? यदि बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो इसका क्या मतलब है कि हर एक उसका जो भी पीरियड है, मान लो 5 साल का पीरियड है, तो हर एक 5 ईयर पे यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज इलेक्शन हो गया 10 साल तक 20 साल तक यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर डेमोक्रेसी ही नहीं रहा वो। हम लोगों ने क्या पढ़ा? डेमोक्रेसी का कैरेक्टर होता है पीरियडिक इलेक्शन, इलेक्शन होते रहना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ। ठीक है, जहाँ पे जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब बेसिक कैरेक्टर है किसका? डेमोक्रेटिक का। आप इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे रिपब्लिक। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि यार अभी काफ़ी टर्म बचे हुए हैं। देखो ये रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक को रिपब्लिक को समझने से पहले थोड़ा सा देखो, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर लो ये एक कंट्री है भूटान, ठीक है, ये एक कंट्री है भूटान, और भूटान का जो हेड है ना, इनका नाम है जिग्मे खेसर निगमेल वांगचुक। ठीक है, मान लो ये कौन है यहाँ के भाई? ये हेड है। और यहाँ पे जब ये जो हेड है जिग्मे खेसर निगमेल वांगचुक, इनका यदि जब इसका डेथ होगा तो इनका जो बेटा होगा ना वही फिर से यहाँ पे हेड बनेगा। मतलब यहाँ पे हेड को क्या बोलते हैं? राजा। ठीक है, राजा या फिर रानी बोल लो, या फिर यहाँ के टर्म में बोलते हैं हम लोग एक्चुअली मोनार्क बोलते हैं। मोनार्क मीन्स होता ही है किंग और क्वीन। तो ये जब डेथ होगा इनका, इसका बेटा बनेगा, फिर इसका बेटा का डेथ होगा तो उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा का डेथ होगा तो उसका बेटा बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो भूटान कंट्री है इसका हेड कौन है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है? किंग। यहाँ का हेड ऑफ द स्टेट कौन है? किंग। किंग या फिर मोनार्क। और यहाँ पे कैसा रूल है? हेरिडिटरी रूल है, बाप बनेगा फिर उसका बेटा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना। यहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बनेगा। समझ में आ रहा है? सिंपल। ये यदि आप मोनार्क समझ गए ना, इसी का जस्ट अपोजिट होता है रिपब्लिक। देखो यहाँ मैंने उसी चीज़ को लिखा हुआ, मोनार्की हेड ऑफ द स्टेट कौन होंगे? किंग और क्वीन। और जनरली कैसा एंजॉय करते हैं ये लोग? हेरिडिटरी पोजीशन। तो वही हेरिडिटरी रूल, एक ही बात है। अब थोड़ा सा अब ये देखो रिपब्लिक क्या होता है। मान लो एक कंट्री है, सपोज कर लो अपना ही कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, है ना। ये हमारा कंट्री है इंडिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा कंट्री का जो हेड है ना, हमारा कंट्री का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो हमारा कंट्री का जो हेड है ना, ये कैसा है? हमारे यहाँ इलेक्टेड है, राजा नहीं है हमारे यहाँ कोई। ठीक है, ये बेसिकली कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्री आप ले सकते हो। ऐसा इंडिया का मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है। कोई भी कंट्री, उसका यदि हेड कौन? कंट्री का हेड कैसा है? यदि इलेक्टेड है तो वैसा कंट्री को हम लोग क्या बोलेंगे? यदि हेड कैसा है? इलेक्टेड। अब वो इलेक्टेड क्या बोलते हैं? इलेक्टेड दो तरह से हो सकता है।
वो डायरेक्ट हो सकता है या फिर वो इनडायरेक्ट हो सकता है। यदि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है, इसका मतलब आप ऑलवेज समझ लेना वो क्या होगा, रिपब्लिक होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ बताओ, हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट है ना हमारा हेड ऑफ द स्टेट, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, मोनार्की या फिर रिपब्लिक। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्या कहलाएंगे, रिपब्लिक कहलाएंगे, क्योंकि हमारा हेड ऑफ द स्टेट कैसा है, इलेक्टेड है। और ये इलेक्टेड में भी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, सोचो मन में। ये हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो होते हैं ये इनडायरेक्ट होते हैं, और ये कुछ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, वो एक बार हेड बन गया तो वो हमेशा के लिए हेड हो जाएगा, फिर तो वो मोनार्की का कैरेक्टरिस्टिक आ गया ना। तो जो रिपब्लिक में जो हेड होते हैं ना, वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। अब ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने सारा कुछ मेंशन कर दिया है, आप एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है। यहाँ भी वही बात है। तो हमारा जो प्रियम्बल में जो वर्ड रिपब्लिक है ना हमारा, ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिया का जो हेड है वो कैसा है, इलेक्टेड है। और हमारे यहाँ हेड को क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली, और एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, हमारे यहाँ जैसे कि 5 साल के लिए होते हैं। और देखो यहाँ पे रिपब्लिक का दो मतलब और होता, और ऐसे तो काफ़ी सारा मतलब होता, बट यहाँ दो मतलब और देखते हैं हम लोग। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि ये जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडिया में पॉलिटिकल सॉवरेन किसके पास है, पॉलिटिकल सॉवरेन किसके पास होता है, यहाँ के जो पीपल्स होते हैं ना, पीपल के हाथ में होता है। लेकिन जब आप भूटान में देखोगे, अभी जो मैंने आपको बताया जहाँ पे मोनार्की होगा, एक्चुअली भूटान में क्या है, मोनार्की है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल सॉवरेन किसके पास होगा, पॉलिटिकल सोवरेन यहाँ के हेड के पास होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये ध्यान रखना, रिपब्लिक में क्या होता है, जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होता है किसके पास होता है, पीपल्स के पास, ना कि मोनार्की जैसा सिर्फ एक आदमी के पास। मोनार्की में किसके पास होता है, सिर्फ एक आदमी, किंग के पास होता है। काफी लंबा जा रहा है यार। और देखो, और रिपब्लिक में क्या होता है, किसी एक क्लास को कोई प्रिविलेज नहीं मिलता है। यहाँ पे सारे लोगों के लिए जो पब्लिक ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस जो होता है, ये सारे सिटीजन्स के लिए इक्वली ओपन होता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन जब आप देखोगे ना मोनार्की में, जहाँ पे राजा का शासन होता है, वहाँ राजा के फैमिली के लोग ही एक्चुअली सारे पब्लिक ऑफिस में, सरकारी क्या बोलते हैं, ऑफिस में होते हैं। लेकिन जहाँ पे रिपब्लिक होता है ना, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना आप इसको। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म देखेंगे, जस्टिस। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट आप पढ़िए, आपको समझ में भी आएगा। ये जो टर्म है ना जस्टिस, अब मैंने आपको प्रियम्बल में बताया था जब हम लोग वो पढ़ रहे थे वहाँ पे कि कैसे कितने जस्टिस देते थे हम लोग, सिटीजन्स को कितने जस्टिस देते थे, 3 जस्टिस। कौन कौन सा देते थे हम लोग देते थे सर, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। अच्छा, पता है आपको ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट हम लोग लिए हैं रशियन रिवॉल्यूशन से। ठीक है, जब आप 9th-10th में रशियन रिवॉल्यूशन पढ़े होगे ना, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसको पढ़े होगे। और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ये जो सोशल जस्टिस है ना, इसका क्या मतलब होता है। सोशल जस्टिस का ये मतलब होता है कि किसी एक सोसाइटी में किसी एक सेक्शन को, ठीक है, सोसाइटी में किसी एक सेक्शन को, बेसिकली सोशल जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय। ठीक है, तो हमारा जो सिटीजन है, हमारा जो सोसाइटी में सिटीजन है, सारे सिटीजन्स को कैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वल, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही बोला जा रहा है सोशल जस्टिस में, कि सारे सिटीजन्स को क्या होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और इकोनॉमिक में क्या चाहिए भाई हम लोगों को, इकोनॉमिकल जस्टिस में क्या होगा कि पीपल्स, बेसिकली यहाँ पे जस्टिस होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल फैक्टर,
किसी भी पर्सन के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किस बेसिस पे? किसी भी पीपल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किस बेसिस पे? इकोनॉमिक फैक्टर के बेसिस पे। आप इसको ध्यान रखना। इसके बाद पॉलिटिकल, बेसिकली सारे सिटीजन्स को क्या मिलना चाहिए? इक्वल पॉलिटिकल राइट। मतलब ये जो वोटिंग राइट होता है या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, कि जितना मुकेश अंबानी को अधिकार है उतना ही अधिकार मेरे को भी है किसी ऑफिस में, जितना अधिकार आपको है प्रेसिडेंट बनने के लिए उतना ही अधिकार मेरे को भी है। ये जो पॉलिटिकल ऑफिस एसेस करने का जो राइट है ना, ये सारे लोगों के लिए इक्वल है। यहाँ पे वही सारा कुछ लिखा हुआ है। पॉलिटिकल राइट मतलब ये जो वोटिंग राइट है सारे, ऐसा नहीं है कि मैं यदि वोट करने जाऊँगा इलेक्शन में तो मेरा एक वोट होगा, आप वोट करने जाओगे तो आपका 2 वोट होगा, ऐसा नहीं है। सारे लोगों के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट है। तो बेसिकली पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है कि सारे सिटीजन्स, ऑल सिटीजन्स शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है लिबर्टी। लिबर्टी का क्या मतलब, आप लोग जैसे मैंने आपको पहले ही बताया प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ था, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिटीजन्स को सिक्योर करता है। प्रियम्बल क्या करता है? सिटीजन्स को सिक्योर करता है। सिटीजन्स ऑफ इंडिया को क्या मिले भाई? लिबर्टी मिले। अब लिबर्टी मिले तो किस चीज़ का मिले? थॉट का मिले, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का एंड वर्शिप का। अब सवाल है कि आप ये जो लिबर्टी है ना पीपल्स को कैसे दोगे, किसके थ्रू दोगे? तो किसके थ्रू देते हैं हम लोग? फंडामेंटल राइट्स। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना तो वहाँ जब फंडामेंटल राइट्स देखोगे तो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू ही हम लोग पीपल्स को क्या देते हैं? एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप का लिबर्टी देते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना। और हमारा इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए काफ़ी इसेंशियल है लिबर्टी। और ये जो आइडिया आप देखते हो ना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये सब आइडिया कहाँ से है आपको पता है? ये हम लोगों ने प्रियम्बल में कहाँ से लिया है? ये आइडिया हम लोगों ने लिया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। कहाँ से लिया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी करो, कुछ भी करने का आपको फ्रीडम नहीं मिला है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक जो हमारा लॉ के द्वारा जो हम लोगों पे एक लिमिट सेट करा गया ना कि उसके अंदर में ही रह के आपको करना है। ऐसा नहीं कि लिबर्टी मिल गया इसका मतलब कि आप कुछ भी करोगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट टर्म है इक्वलिटी। ठीक है, ये जो टर्म है ना इक्वलिटी, इसका क्या मतलब है कि सोसाइटी में किसी एक सेक्शन को प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, सारे लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि मान लो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे कि मुकेश अंबानी है, जितना अपॉर्चुनिटी उनके पास है पैसा कमाने का उतना अपॉर्चुनिटी मेरे पास भी है। तो इसी को बोलते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो हमारा जो इक्वलिटी है ये क्या करता है? सारे पीपल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और इक्वलिटी का क्या मतलब होता है? एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। हमारा प्रियम्बल भी क्या करता है? सिटीजन्स को सिक्योर करता है, सारे सिटीजन्स को सिक्योर करता है कि हम लोगों को क्या मिल सके? इक्वलिटी मिल सके। किस चीज़ के लिए? स्टेटस का इक्वलिटी मिल सके एंड अपॉर्चुनिटी का। ये काफ़ी अच्छा एक फ़ोटो है, आप इसको देखना तो आपको समझ में आएगा इक्वलिटी एंड इक्विटी में डिफरेंसेस। ठीक है, अभी मैं इस पर डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा निकल गया है। ज़्यादा लंबा वीडियोस ना ही आप देखने में इंटरेस्टेड होगे। इतना पढ़ाई तो कोई करता है नहीं आज के टाइम में, है ना। हम लोग बेवकूफ़ है, लगता है इतना सारा डाल देते हैं ना। कोई बात नहीं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं। यदि आप यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब आप पढ़ने वाले हो, पढ़ाई में आपका सीरियसनेस ज़्यादा है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लॉ एस्पिरेंट्स हो, तो यार आपके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, ये जो फ्रैटर्निटी है ना, इसका क्या मतलब होता है? ये ब्रदरहुड, ये जो भाईचारा का जो फीलिंग है ना, इसी को बोलते हैं फ्रैटर्निटी। तो हम, आप बोलोगे कि देखो फ्रैटर्निटी क्या करता था हमारा, हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस फीलिंग को प्रमोट भी कर रहा था, हम लोग पढ़े हैं पहले। तो ये प्रमोट कैसे करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, है कि नहीं? ये सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कैसे प्रमोट करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ये जो सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम है ना हमारे यहाँ, कि आप यदि केरला के हो
तो भी आपका वही सिटीजनशिप है। यदि मैं बिहार से हूँ, यदि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश, कहीं से भी हूँ, तो मेरा भी वही सिटीजनशिप है। बेसिकली हमारे यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। यहाँ कोई दूसरा सिटीजनशिप यूएस की तरह नहीं है, 2-3 सिटीजनशिप। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। तो ये जो सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम है, इससे कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमारे बीच भाईचारा का भावना को प्रमोट करता है। ब्रदरहुड का जो ये सेंस है, इसको क्या करता है, प्रमोट करता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, और हमारा जो फ्रेटर्निटी, जो हमारा जो प्रियम्बल है ना, दो चीज़ और भी श्योर करता था। क्या, सब याद करो। दो चीज़ करता था, एक डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और दूसरा इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और आपको जहाँ तक याद होगा, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, ये जो इंटीग्रिटी है, ये जो इंटीग्रिटी है, इसको ऐड करा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। और देखो, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रियम्बल एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलो इसका आगे क्वेश्चन मार्क लगा लो, ठीक है। और यदि मैं ये दो केस पे यदि बात करने लगा तो ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट लग जाएगा, और इस क्लास में तो हो नहीं पाएगा। होगा तो मैं कभी बाद में इस पे वीडियो बनाऊंगा। और 3-4 केसेस है, सज्जन सिंह LIC वाला, और भी केसेस है, लेकिन ये दो केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन आता है। तो देखो, इस दोनों केस में क्या हुआ, मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बस बता के निकल जाऊंगा। ये बेरूबारी केस में क्या होता है 1960 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ये बोला कि हमारा जो प्रियम्बल है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये कब, बेरूबारी केस 1960 में बोला सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 1960 में सुप्रीम कोर्ट बोला। अब देखो 1973 में क्या हुआ, जिस सचिन का बर्थडे है 1973। देखो इस दिन क्या होता है, केशवानंद भारती का जब वर्डिक्ट आता है, जब ये जजमेंट आता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या बोलता है, इतना मैं इसमें डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है। नहीं तो बहुत अच्छा केस है ये, आप लोग प्लीज़ पढ़ो जाके किताब में। और ये केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, यदि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल, और यहाँ से क्लियर हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल, ठीक है। अब देखो, यदि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो क्या प्रियम्बल को अमेंड करा जा सकता है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम लोग पहले ही से जानते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकते हैं। ये पावर कहाँ से आता है, आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन का पावर देता है ना जी अमेंड करने का। तो यदि प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो प्रियम्बल को हम लोग आर्टिकल 368 के अंडर में क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, हम लोग प्रियम्बल को अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसको हम लोग नहीं छू सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग नहीं टच कर सकते, हम लोग अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो हम लोग इसको अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है 368 आर्टिकल में कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा जा सकता है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर को बिना अमेंड करे हुए, ये ध्यान रखना। तो अभी तक हमारा प्रियम्बल सिर्फ और सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है, और वो भी आप अभी तभी से बार बार बोल रहा हूँ मैं, आपको पता ही होगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो टर्म है ना, सोशलिस्ट एंड सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये भी ऐड हुआ था कब, अभी जस्ट हम लोग पढ़े। अब थोड़ा सा देखते हैं ये टर्म जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर है, ये कहाँ पे ऐड हुआ। आप जब यहाँ पे देखोगे ना, सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना, सॉवरेन, इसके बीच में ये दो टर्म ऐड हुआ, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये जो आप देख रहे हो ना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, पहले ये सिर्फ हुआ करता था यूनिटी ऑफ द नेशन, बट 42nd अमेंडमेंट में यहाँ पे क्या जोड़ा गया, ये इंटीग्रिटी वर्ड जो देख रहे हो आप, ये
42nd अमेंडमेंट में यहाँ पे ऐड करा गया। यदि आप यहाँ तक देखे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो, कोई लीगल समस्या हो, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो लीगल से रिलेटेड, तो आप मुझे यहाँ पर टेक्स्ट करके पूछ सकते हो, या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो। आपको यदि नोट्स चाहिए, कोई भी पीडीएफ चाहिए आपको, मेरा सारा लेक्चर का पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल होता है। आप यहाँ टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ तक देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने यहाँ तक देखा है, सिंगल पर्सन भी किसी ने देखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।